आधा पौना ससुराल। आओ बेटा, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। इस चावल से भरे कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। उर्मिला ने वैभवी से कहा, जो कि उर्मिला के बेटे अनूप से शादी कर कर अभी अभी ससुराल आई थी। वैभवी ने कलश गिराकर गृह प्रवेश किया। बेटा वैभवी, ये घर अब तुम्हारा है। तुम इस घर की लक्ष्मी हो। सबके साथ प्यार से रहना। तुम इस घर में जितना प्यार करोगी, ये घर भी तुमसे उतना ही प्यार करेगा। जी पापा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस घर को अपना बना पाऊं। भाभी, कैसा लगा आपको हमारा घर? अब आपको हमारे इसी प्यारे से घर में रहना है। हाँ ठीक ही है, बस थोड़ा छोटा है। बहुत गर्मी है यहाँ, मुझे ना बेचैनी सी लग रही है। वो बेटा, तुमने इतने भारी कपड़े और इतने जेवर पहन रखे हैं ना, इसलिए शायद ज्यादा गर्मी लग रही है। जाओ अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर थोड़ा आराम कर लो। जी मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं। कमरे में एसी तो है ना? नहीं भाभी, एसी तो नहीं है कमरे में, पर आपकी कमरे की खिड़की से बहुत अच्छी हवा आती है। आपको एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनूप, तुम जाओ, बहू को कमरा दिखा दो। बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लेगी तो इसे अच्छा लगेगा। जी पापा। चलो वैभवी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। अनूप वैभवी को कमरे में लेकर चला गया। ये रहा हमारा कमरा। कितना सुंदर है ना? इसमें सुंदर जैसा क्या है? ये कमरा तो शुरू होते ही खत्म भी हो जाता है। मेरे मायके में तो कितने बड़े बड़े कमरे हैं। अरे 2 लोगों के लिए और कितना बड़ा कमरा चाहिए? ये सब तुम्हारे लिए नया है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे तुम्हें भी ये कमरा अच्छा लगने लगेगा। चलो अब तुम आराम कर लो, बहुत थक गई होगी ना। अनूप के कहने पर वैभवी बेड पर लेट गई और थकी हुई होने के कारण उसे नींद भी आ गई। अगले दिन नीलम वैभवी को बुलाने कमरे में आई। भाभी तैयार हो जाइए, आपको मम्मी बुला रही है। हाँ नीलम, तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। भाभी जल्दी आना। नीलम चली गई। वैभवी नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में गई, हे भगवान, इतना छोटा बाथरूम, इसमें कपड़े कहाँ रखूं और नहाऊं कहाँ? अरे क्या हुआ वैभवी, क्या सोच रही हो? वो मुझे इतने छोटे बाथरूम में नहाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए सोच रही हूँ कि इसमें मैं कैसे नहाऊंगी। मेरे मायके में तो बहुत बड़ा बाथरूम है। हमारे घर में तो ऐसे ही बाथरूम है, और सच कहूं तो इसमें हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम भी नहा लो, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। इतना भी छोटा नहीं है। वैभवी मन ही मन कहती है। हाँ, नहाना तो इसमें ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। क्या हुआ वैभवी, इतना मत सोचो, जाओ जाकर आराम से नहा कर आओ, तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैभवी नहाने चली गई और कुछ देर में तैयार होकर उर्मिला के पास गई। मम्मी जी, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, आज तेरी पहली रसोई है तो नाश्ता तुझे ही बनाना है। जी मम्मी जी, क्या बनाना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस छोले पूड़ी और हलवा बना ले। चल, मैं तुझे किचन दिखा देती हूँ। उर्मिला वैभवी को किचन में ले गई और उसे समझाने लगी। ये देख बेटा, यहाँ ना इस शेल्फ में सारे मसाले हैं, यहाँ आटा और चावल रखे हैं, ये इस तरफ सारे बर्तन हैं, और फ्रिज में ना सारी सब्जियां हैं। अच्छे से देख ले, अब तुझे इस रसोई में खाना बनाना है। उफ मम्मी जी, ये किचन तो बहुत ही कंजेस्टेड है। इतने छोटे से किचन में खाना कैसे बनेगा? मुझे तो सांस ही नहीं आ रही जैसे। अरे बेटा, तो किचन की खिड़की खोल लेना, थोड़ी हुम्मस कम हो जाएगी। वो खिड़की खोलो या ना खोलो एक ही बराबर है। इतनी छोटी खिड़की से क्या ही हवा आएगी? बेटा, आज तक तो मैंने इसी किचन में खाना बनाया है, मुझे तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सबकी पसंद का ख्याल भी रखा है। फिर भी आज तूने पहली बार इस किचन में कदम रखा और इसमें कमियां निकालनी शुरू भी कर दी। देखिए मम्मी जी, मेरे मायके में ना बहुत बड़ा किचन है, मैंने कभी इतना छोटा किचन देखा ही नहीं है, ना इतने छोटे किचन में काम किया है। मुझे तो इस किचन में घबराहट सी हो रही है। होगा तेरे मायके में बड़ा किचन, पर ये तेरे मायका नहीं ससुराल है, और फिर ये किचन इतना भी छोटा नहीं है कि इसमें खाना ना बन सके। अरे मैं और नीलम भी तो इसी किचन में खाना बनाते थे, अब तुझे भी यही खाना बनाना है। अब जल्दी से नाश्ता तैयार करते, और कोई हेल्प की जरूरत हो तो नीलम को बुला लेना। ऐसा कहकर उर्मिला किचन से चली गई। वैभवी नाश्ता बनाने लगी। वो खाना बनाते हुए बड़बड़ाती है। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया आपने? एक तो ये किचन इतना छोटा, ऊपर से कितनी गर्मी है यहाँ, सामान भी सही नहीं मिल रहा। मिले भी कैसे? इतनी भीड़ हो रखी है सामान की। क्या करूं? नीलम को बुलाती हूँ। वैभवी ने नीलम को बुलाया। नीलम, जरा यहाँ तो आना। हाँ भाभी, बोलिए ना, कोई काम था क्या? हाँ नीलम, तुम थोड़ा नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, ये सब मसाले निकाल दो ना। इतने छोटे किचन में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ सामान ढूंढूं।
वो भाभी इसलिए क्योंकि ये आपके लिए नई जगह है ना, हाथ सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी आपको। शुरू शुरू में तो हर किसी को नई जगह में मुश्किल होती ही है। क्या पता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं इस किचन में कैसे खाना बनाऊंगी। लीजिए भाभी, मैंने सारे मसाले निकाल दिए, आप जल्दी से नाश्ता बना लीजिए, मैं तब तक कॉलेज के लिए रेडी हो जाती हूँ। नीलिमा तैयार होने चली गई। वैभवी के पास अब कोई नहीं था, वो नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते की टेबल पर घर के सभी लोग आ गए थे, तभी उर्मिला ने आवाज लगाई, वैभवी बेटा, नाश्ता बना कि नहीं अभी तक? और कितनी देर लगेगी? सबको देर हो रही है बेटा, थोड़ा जल्दी करो। जी बस हो गया, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर में वैभवी ने टेबल पर सबके लिए नाश्ता लगा दिया। सब नाश्ता करने लगे। जैसे ही बनवारी ने एक निवाला मुंह में लिया, ये क्या है, बहुत छोले में इतना नमक? और हलवे में तो चीनी ही नहीं है। ये कैसा खाना बनाया तुमने? किसी में कुछ ज्यादा, किसी में कुछ कम। खाना बनाना नहीं आता क्या तुम्हें? आता तो है, पर मुझे ऐसे किचन में खाना बनाने की आदत नहीं है। कितनी गर्मी है किचन में, एक खिड़की है पर उससे हवा भी नहीं आती। मुझे तो चक्कर ही आने लगे थे, इसीलिए शायद खाना बनाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। अरे मैंने भी इसी किचन में बरसों काम किया है, मुझसे तो खाना बनाने में कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, मेरा खाना तो हमेशा परफेक्ट बनता था। थोड़ा शांत हो जाओ उर्मिला, अभी बहू नई नई आई है, उसे थोड़ा टाइम दो एडजस्ट होने का। नादान है, समझ जाएगी। वैभवी, आगे से तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा पापा मम्मी, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो नीलम, तुम्हें कॉलेज में ड्रॉप कर देता हूँ। ओके भैया। ऐसा कहकर अनूप नीलम को लेकर चला गया। बनवारी और उर्मिला ने भी जैसे तैसे अपना नाश्ता खत्म किया और कमरे में चले गए। शाम के वक्त नीलिमा कॉलेज से आई और उसके साथ उसकी सहेली रश्मि और राही भी आई। भाभी, ये मेरी सहेलियां हैं, रश्मि और राही, ये दोनों आपसे मिलने आई हैं। हाय भाभी, कैसी है? हाय राही, मैं ठीक हूँ। हेलो भाभी, हम आपकी शादी में नहीं आ पाए तो सोचा घर आकर आपसे मिल लेते हैं। हेलो, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे भी अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। भाभी, कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो ना इनके लिए। नीलम, मैं उस छोटे से किचन में नाश्ता नहीं बना सकती, बहुत गर्मी है वहां। अरे रहने दीजिए, वैसे भी हमें भूख नहीं है। थैंक यू रश्मि। अरे नीलम, तेरा घर तो बहुत प्यारा है, कितने सुंदर से सजा कर रखा है। अरे नहीं नहीं, कोई इतना प्यारा नहीं है। मेरे मायके का घर तो इस घर से 2 गुना बड़ा है और हमने तो इंटीरियर भी करवा के रखा है वहां। मेरे मायके का घर बहुत सुंदर और प्यारा है, कभी ले चलूंगी तुम सबको। भाभी, आपके मायके का पता नहीं, पर मुझे नीलम का घर बहुत अच्छा लगा। देखो तो खिड़कियों पर कितने सुंदर पर्दे हैं और झूमर भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये सब अनु भैया की पसंद है, उनको इन सब की अच्छी नॉलेज है। वो हमेशा कुछ न कुछ घर जाने के लिए लेते ही रहते हैं। मुझे तो ये पर्दे बिल्कुल पसंद नहीं आए, इनके कलर कितने आंख में लग रहे हैं। इसमें नॉलेज जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा। भाभी, हर बात को काटना जरूरी है क्या? मैं जब से देख रही हूँ आप बस इस घर की बुराई किए जा रही हैं। अरे क्या खराबी है इस घर में? आपको तो बस हर वक्त अपना मायका दिखता है। अरे तो अच्छाई भी क्या है इस घर में? एक तो ये घर इतना छोटा सा, ऊपर से ना एसी है ना कूलर, और मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं इस घर की तारीफ करूं? हाँ, मैं बार बार कहूंगी कि मेरा मायका बहुत सुंदर और बड़ा है। रश्मि और राही ने घर के माहौल में गर्मी देखकर वहां से चले जाना ही ठीक समझा और वो दोनों चुपचाप चली गई। तभी अनूप भी ऑफिस से आ गया। अरे क्या हो गया नीलम, वैभवी, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों? देखिए ना भैया, मेरी सहेलियां भाभी से मिलने आई थी, उन्होंने हमारे घर की थोड़ी तारीफ क्या कर दी। भाभी तो बस शुरू ही हो गई इस घर की बुराई और अपने मायके की बढ़ाई करने में। मेरी सहेलियां बेचारी चली गई, उनको कितना बुरा लगा होगा। अरे आखिर भाभी को प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम हो तो बताओ ना। यहाँ तो मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती। यहाँ खिड़कियां भी कितनी छोटी है जिसमें ठीक से हवा भी नहीं आती, दम घुटता है मेरा। पर्दे तो ऐसे जैसे आंखों को चुभते हैं। मेरे मायके में हर चीज कितने सही तरीके से है। खिड़कियां इतनी बड़ी है कि एसी की जरूरत ना पड़े, ऊपर से कांच भी कितने चमकते हैं। तो भाभी, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी सामने हमारे इंसल्ट करें। अरे हमने आपको अपने सर आंखों पर बिठाया तो आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। और कौन सा पहाड़ टूट पड़ा अगर तुम्हारी सहेलियों से थोड़ी बात कर ली तो? बस अपने मायके की थोड़ी सी तारीफ ही तो की थी। वैभवी, मायके की बात और होती है और ससुराल ससुराल होता है, और हर लड़की को ससुराल के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। और फिर यहाँ सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। नीलिमा की सहेलियां भी तुमसे कितने प्यार से मिलने आई थी, पर तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया।
हाँ, बस हर चीज में मैं ही गलत हूँ। अरे जो सच था वही कहा मैंने, पर सब मुझे ही सुना रहे। जा रही हूँ कमरे में। ऐसा कहकर वैभवी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। तभी बनवारी और उर्मिला वहां आ गए। अरे क्या हुआ? इतने जोर जोर से किसकी आवाज आ रही थी? कुछ नहीं मम्मी, बस भाभी से थोड़ी बहस हो गई। भाभी तो बड़ी ही तेज है। ऐसे क्या बात हो गई? अरे मम्मी, नीलम की सहेलियां आई थी और हमारे घर की तारीफ कर रही थी। वैभवी ने उनके सामने इस घर की बहुत बुराई की। ये घर छोटा है, अच्छा नहीं है। और इस सब से परेशान होकर नीलम की सहेलियां चली गई और नीलम और वैभवी में थोड़ी तू मैं हो गई। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने सुबह भी सुना बहू को ये घर पसंद नहीं है, उसे ये घर छोटा लगता है। हाँ, और हर बात पर बस अपने मायके के घर की तारीफ करती रहती है। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। मायके की तारीफ करना बुरा नहीं है, बुरा यह है कि वो इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही। ये उसका ससुराल है और लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है। अरे पर पापा, अब उसे इसी घर में रहने की आदत तो डालनी होगी ना। ऐसे बात बात पर नीचा दिखाना सही नहीं है। हम भी तो बचपन से यहाँ रहते आए, हमें तो ये घर बहुत अच्छा लगता है। यही तो बात है। देखो, तुम यहाँ बचपन से रहते हो इसलिए तुम्हें इस घर की आदत है, अच्छा लगता है। पर बहू अलग घर से आई है, उसे बड़े घर में रहने की आदत है शायद। अरे तो क्या करे पापा, आप ही बताइए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। करना क्या है, वक्त के साथ सबको बदलना चाहिए। तुम एक नया फ्लैट देखो जो इस घर से बड़ा हो और फिर उसमें अच्छा इंटीरियर करवा लो। अब हम नए और बड़े घर में रहेंगे, हो सकता है इसी से घर का माहौल बदल जाए। अरे पर इसमें बहुत खर्चा आएगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? चिंता मत करो, हमारी कुछ सेविंग्स है, कुछ लोन ले लेंगे, सब हो जाएगा। अनूप, तुम घर खोजना शुरू कर दो और लोन के लिए भी अप्लाई कर दो। जैसा आप कहें पापा, मैं कल ही ब्रोकर से बात करता हूँ। नया और बड़ा घर लेने से वैभवी खुश हो जाएगी और घर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बनवारी के कहने पर अनूप एक बड़ा फ्लैट खोजने लगा। उसने ब्रोकर से बात की। कुछ दिन बाद उसे एक बड़ा फ्लैट मिल भी गया जो इस घर से 2 गुना था और उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां और दरवाजे थे। पापा, मैंने एक बड़ा फ्लैट देखा है जो मेरे ऑफिस के पास भी है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ज्यादा महंगा तो नहीं है ना? तुमने ठीक से देख लिया ना? अरे नहीं पापा, रेट भी ठीक ही है, मैंने फाइनल भी कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में इंटीरियर का काम हो जाएगा, फिर हम उस घर में शिफ्ट हो सकते हैं। अब तो खुश हो ना वैभवी तुम? ये घर तुम्हारे मायके के घर जैसा ही है। अनूप वैभवी की तरफ देखकर बोला। हाँ, खुश तो हूँ, पर देखना होगा ना फ्लैट कैसा है। मेरे मायके जितना बड़ा है भी कि नहीं। ठीक है पापा, तुम देखकर तसल्ली कर लेना। तुम्हारे मायके के घर से कुछ बड़ा ही होगा, छोटा नहीं। अरे तुमने फिर मायके की रट लगा ली। एक तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा फ्लैट लिया गया है और तुम हो कि मायके का ही राग आलापे जा रही हो। थोड़ा तो कल से काम लिया करो। फ्लैट बहुत सुंदर है और वहां वैभवी, वहां बड़ी बड़ी खिड़कियां भी है और एसी भी लगवा दिया है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। काम पूरा होते ही हम वहां रहने चले जाएंगे, ठीक है ना? जी पापा, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीते और कुछ दिनों बाद वो लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। सब बड़े खुश थे, लेकिन वैभवी अभी भी खुश नहीं थी। कुछ दिन बाद सुबह उर्मिला और बनवारी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी वैभवी वहां आई। हाय दया, मेरी तो कमर टूट गई इस घर की सफाई करते करते। इतना बड़ा घर है कि सफाई करते करते पूरा दिन निकल जाता है। ऊपर से ये खिड़की दरवाजे, इन्हें चमकाने में तो मेरे हाथ ही घिस गए। इतना बड़ा घर लेने के लिए किससे कहा था? अरे तुम्हें तो बार बार कहती थी हमारा घर छोटा है, तुम्हारा दम घुटता है, तुम्हें बड़े घर में रहने की आदत है, तो ले लिया हमने बड़ा घर। अब सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तभी अनूप हॉल में आया। उसने वैभवी से कहा, वैभवी मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे पर नाश्ता अभी तक बना ही नहीं है। पर क्यों? तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस जाना है। मैं सफाई कर रही थी इसीलिए नाश्ता नहीं बना पाए। मेरी तो सफाई करते करते जान ही निकल गई है। ऊपर से ये लाइट कलर के पर्दे हर हफ्ते धोने पड़ते हैं। खिड़कियों से हवा के साथ इतनी धूल आती है कि पूछिए मत। इतना सब कुछ नहीं होता मुझसे। इतना बड़ा घर क्यों लिया आपने? अब अनूप को आ गया गुस्सा। तुम्हें कैसे भी खुशी नहीं है। जब हम छोटे घर में थे तो तुम्हें प्रॉब्लम थी, हर बात में छोटा घर कहकर नीचा दिखाती थी। तुम्हें तो घुटन होती थी ना। अरे तो मैंने कब कहा इतना बड़ा घर लेने के लिए? तुम्हें तो अपने मायके जितना बड़ा घर चाहिए था। तो ये है ना अब तुम्हारे मायके से भी बड़ा घर, पर नहीं, तुम्हें इसमें भी चैन का। अरे तुम्हें तो खुश रहना आता ही नहीं है। जब छोटे घर में थे तब तुम्हें प्रॉब्लम थी और जब तुम्हारी वजह से हमने बड़ा घर ले लिया तब भी तुम्हें खुशी नहीं है। तुम्हें बस हर बात में कमियां निकालनी है।
तुमने कहा था घर बड़ा होना चाहिए, हमने वैसा किया और हर चीज तुम्हारे हिसाब से की। अब इसे सजाना संवारना तुम्हारी तो जिम्मेदारी है। और अगर अब तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है, मायके का घर याद आ रहा है, तो तुम जाकर मायके में रहो, मैं कल ही तुम्हें मायके छोड़ाता हूँ। वैभवी को अब समझ में आ गया था कि अब उसकी नौटंकी नहीं चलने वाली। उसने कुछ ज्यादा कहा तो सच में उसे मायके ही जाकर रहना पड़ेगा। मैं समझ गई हूँ, ये मेरा घर है और मुझे ही संभालना है। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। अब क्या है, फिर तुम्हारा कोई नया ड्रामा नहीं है ना? नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, पर सच में काम बहुत ज्यादा है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो एक नौकरानी रख ले, इससे मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। ला, अब इस महारानी को नौकरानी चाहिए। तुम चुप करो उर्मिला। माना कि वो अब तक जो कर रही थी गलत था, पर अभी बिल्कुल सही कह रही है बहू। एक नौकरानी रखने में हर्ज ही क्या है, बहू को हेल्प हो जाएगी और वो खुश भी रहेगी। ठीक है पापा, एक नौकरानी रख लेते हैं। वैभवी, तुम घर की सफाई के लिए एक नौकरानी रख लो, पर आइंदा अगर घर के बारे में कुछ भी कहा तो सीधे मायके। नहीं, कुछ भी नहीं बोलूंगी अब। वैभवी की अकल अब ठिकाने आ जाती है और घर में सफाई के लिए एक नौकरानी भी आ जाती है। अब घर में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। माया अपनी सास सुनीता, जिठानी काव्या, ननद श्रेया, पति अविनाश और ससुर मोहित के साथ रहा करती थी। माया ने अपनी फैमिली को काफी अच्छे से संभाल कर रखा था, पर कहते हैं ना, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ठीक वैसे ही माया के साथ भी था। माया हर चीज में बेस्ट थी, पर उसमें भी एक कमी थी और वो थी शो ऑफ करने की। पर कैसे, चलिए देखते हैं। आज तो दीदी ने खाना बनाया है, जरूर कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि जब भी दीदी कुछ बनाती है तो वो कुछ स्पेशल ही होता है। हाँ भाभी, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आपके हाथों का ना हम खा खा कर थक गए हैं। कभी कभी कुछ नई चीजें भी खानी चाहिए। ननद जी, अगर ऐसी बात है तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? सिर्फ बोलने से नहीं होता मैडम। अब तुम लोग चुप रहोगे या यूं ही इस तरह लड़ते रहोगे? चुपचाप खाओ खाना। अपनी सास की बात सुनकर माया चुप हो जाती है, जिसके बाद सब खाना खाने लगते हैं। खाने की सभी तारीफ करते हैं, पर तभी माया कहती है, दीदी वैसे खाना तो आपने अच्छा बनाया है, पर सच कहूँ ना, मेरी माँ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी माँ के हाथ में तो जादू है, जादू। हाँ माया, तुम सही कह रही हो, माँ का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। खैर, आंटी के हाथ में तो सच में जादू है, पर लगता है कि आंटी वो जादू तुम्हें सिखाना भूल गई। इतना बोलकर अब काव्या भी खाना खाने लगती है, पर उसकी ये बात सुनकर माया एक बार फिर चिढ़ जाती है, लेकिन वो उस समय किसी को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ माया अब हर चीज को अपने मायके से कंपेयर करने लगती है, पर सभी लोग उसकी बात को इग्नोर करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन काव्या अपनी सास से कहती है, माँ जी आज सभी लोग घर में हैं, क्यों ना आज बाहर से कुछ मंगवाया जाए? अरे बहू, पता नहीं तेरे ससुर जी बाहर का खाएंगे भी या नहीं। माँ, पापा की मत सोचो, पापा को मैं मना लूंगी। चलो ठीक है, आज हम घर में खाना नहीं बनाएंगे बल्कि बाहर से मंगवाएंगे। पर देखो, मैं अटपटी चीजें नहीं खाऊंगी, सही सा खाना मंगवाओ जो सब खा सके। अगर आज हम साउथ का खाना मंगवाए तो? हाँ, साउथ का खाना सही रहेगा। देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ जी, आज हम साउथ का ही खाना मंगवाते हैं। कैसी बात कर रही है जिठानी जी आप? अरे मैं हूं ना ये साउथ का खाना बनाने के लिए। मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है सांभर, इडली, डोसा बनाना, क्योंकि माँ घर में ही सांभर, इडली, डोसा बना लेती थी। हम लोग तो माँ के हाथ का सांभर डोसा खाकर ही बड़े हुए हैं। अरे फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों देवरानी जी? हाँ दीदी, बाहर से कोई जरूरत नहीं है मंगवाने की, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। ठीक है, फिर बाहर का खाना कैंसल, क्योंकि बहू अब साउथ का खाना घर में ही बनाएगी। आखिरकार मेरी नॉर्थ की बहू को साउथ का खाना बनाना जो आता है। माँ जी, पड़ोस में मेरी एक दोस्त है, अगर मैं उसको भी बुला लूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे कैसी बात कर रही है बहू, भला मुझे क्या दिक्कत होगी? अरे आस पड़ोस के 4 लोग मेरी बहू के हाथ का बढ़िया सा खाना खाएंगे तो वो लोग हमारे घर की तारीफ ही करेंगे ना। ऐसा करते हैं, हम आस पड़ोस को न्योता दे देते हैं। मैं अपनी दीदी को भी फोन करके बुला लेती हूँ। तो फिर मैं भी अपने दोस्तों को बुला सकती हूँ ना? और नहीं तो क्या। अरे अब हम इतने लोगों को न्योता दे रहे हैं तो तू भी बुला ले अपने दोस्तों को, सिंपल। अरे माँ जी, ये क्या कह रही है? माँ जी इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है? पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, न चाहते हुए मुझे पूरे मोहल्ले के लिए सांभर, डोसा, इडली तो बनाना ही पड़ेगा।
क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गई? हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझको? अरे नहीं माँ जी, भला मुझे कोई दिक्कत क्यों ही होगी। ठीक है, फिर बड़ी बहू जा तू अपने दोस्त को बुला ले, काव्या तू अपने दोस्तों को बुला ले, और मैं अपनी दीदी और कुछ पड़ोसियों को बुला लेती हूँ। इस तरह सुनीता अब अपने पड़ोस में जाती है और अपनी पड़ोसन के पास जाती है। बहन जी, आज मेरी छोटी बहू साउथ का खाना बना रही है, तो आप सभी को मेरे घर आना ही पड़ेगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, हम जरूर आएंगे। इस तरह सुनीता पड़ोस में सभी को न्योता देकर अपने घर आती है और अपनी दीदी को कॉल करती है। अरे जिज्जी, बहुत दिन हो गए आप हमारे घर नहीं आई, मुझसे कोई नाराजगी है क्या? नहीं सुनीता, अब हमको तुमसे काहे की नाराजगी होगी। वो तो बस हमारी बहू हमको अकेला नहीं छोड़ती ना, इसीलिए किसी से बात करने का समय ही नहीं मिल पाता। बहू हमारी है ही इतनी अच्छी कि क्या कहे। अरे वो बात तो ठीक है, पर एक बार अपनी छोटी बहू से सेवा नहीं करवाओगी क्या? वो क्या है ना, मेरी नॉर्थ की बहू साउथ का खाना बना रही है, इसलिए सोचा कि आपको भी न्योता दे दिया जाए। अरे बाबा, अब एक साउथ का खाना खाने हम इतनी दूर आए? कहाँ दूर है जीजी, 2 गली छोड़कर ही तो आपका घर है। अच्छा चल कोई ना, अब जब तू इतना कह रही है तो आ ही जाते हैं। अपनी सास की ऐसी एक्साइटमेंट देखकर माया अब किचन में आती है और इडली बनाना शुरू करती है, और कुछ ही देर में इडलियां बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो डोसा भी तैयार कर देती है। अब बारी आती है सांभर की। माया सांभर बनाकर तैयार करती है, पर तभी वहाँ उसकी ननद आ जाती है। अपनी ननद को देखकर माया उसे सांभर टेस्ट करने को देती है। हाय हाय भाभी, ये क्या बना दिया आपने? इसको खाकर तो मेरा अजीब सा मन हो गया। क्या डाला है इसमें? कितना बकवास लग रहा है। सच में? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो लो खुद ही टेस्ट करके देख लो। भाभी, डोसा और इडली तो आपने इतनी बढ़िया बनाई, पर सांभर इतना गंदा कैसे हो सकता है? अरे खराब बन गया तो क्या हुआ, मैं दोबारा बना दूंगी इसको। सही कह रही हो भाभी, दोबारा बनाओगी तो ही सही रहेगा, क्योंकि ये तो बकवास है पूरा, और बहुत बुरा टेस्ट भी है। श्रेया को सांभर का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो माया को दोबारा सांभर बनाने के लिए कहकर चली जाती है, और इस तरह एक बार फिर माया सांभर बनाती है और खुद ट्राई करती है। मुझे ये खुद ही टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस घर में चाहे मैं किसी को कितना ही अच्छा खाना बनाकर क्यों ना दे दूं, वो हमेशा मेरी कमी ही निकालेंगे, इसलिए मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। जैसे ही वो सांभर चखती है उसका मुंह बन जाता है। हे भगवान, ये क्या बन गया? ये तो दाल बन चुकी है, अब क्या करूं? अब मैं इसको दोबारा नहीं बना सकती, क्योंकि पहले का सांभर भी रखा है। एक बार फिर ये सांभर खराब हो गया है, पर अब क्या करूं? माया कुछ सोच, बाहर लोग आने भी शुरू हो गए हैं। क्या करूं क्या करूं? माया खुद से बात कर रही थी, तभी उसकी नजर सब्जियों पर पड़ती है। आइडिया, क्यों ना मैं इन सब्जियों को इस सांभर में डाल दूं? वैसे भी सांभर में सब्जियां तो होती है। खुद से बात करने के बाद माया अब उन सब्जियों को सांभर में डाल देती है, जिसके बाद उस सांभर का भरता बन जाता है। ये क्या हो गया? मैंने तो अच्छा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये क्या हो गया? हे भगवान, बाहर सभी लोग आ गए, पर यहाँ तो मेरा सांभर ही नहीं बना। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या यहाँ से चले जाना ही मेरा सही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ से गई तो सब मुझे भगोड़ा कहेंगे, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? एक काम करती हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ, बाद में ही आऊंगी। माया अब गैस बंद करती है और सीधा अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। कुछ घंटे बाद जब माया दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो वो देखती है कि लोग उंगलियां चाट चाट कर सांभर खा रहे हैं। सच में सुनीता, तेरी बहू के हाथ में तो जादू है, जादू। मतलब आज से पहले मैंने इतना टेस्टी सांभर कभी नहीं खाया। आखिर देवरानी किसकी है? अरे पर बहू है कहाँ? अरे भाई, उसको नेक भी तो देना है। भाभी अंदर है, अभी बुला कर लाती हूँ। श्रेया पीछे मुड़ती है, तभी वो अपनी भाभी को देखती है। लो भाभी यहीं आ गई। माया को देखकर अब सभी लोग उसको नेक देकर जाने लगते हैं। माया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने तो सांभर बहुत खराब सा बनाया था, फिर ये लोग उसे नेक कैसे देकर जा रहे हैं? उसको इतनी चिंता में देखकर उसकी सास उसके पास आती है और कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बहू चिंता मत कर, सब ठीक है। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है, पर उसकी बात माया को समझ में नहीं आती। वो सीधा अपनी सास से बात करने जाती है, जहाँ वो अपने ससुर को बोलता सुनती है। आज तो तुमने सांभर ठीक करके अपनी बहू को बचा लिया, पर कब तक तुम उसे यूं बचाती रहोगी? क्यों? जब तक जिंदा हो तब तक। अरे उसकी गलती उसको पता लगने दो, ताकि वो खुद को महान ना समझे। मोहित की ये बात सुनकर
माया को अब अपनी गलती रियलाइज होती है कि किस तरह बार बार वो अपने घर के खाने को अपने मायके के खाने से कंपेयर करती थी। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलती, पर ठान लेती है कि अब कभी भी वो ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएगी जो उसको मुसीबत में डाल सके। नंदिनी और दिलीप की शादी के कुछ हफ्तों बाद ही सास की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से ससुराल में आई नई बहू एकदम अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी देखकर घबरा जाती है। मुझे घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं पता, सब कुछ कैसे संभालूंगी? मैं तो किसी रिश्तेदार को ठीक से जानती तक नहीं। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे? नंदिनी, तुम बेमतलब इतना टेंशन ले रही हो। घर में हम दोनों के अलावा कोई है नहीं। जैसा भी काम करो कोई जज करने वाला नहीं है। रही बात रिश्तेदारों की तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। पति का सपोर्ट देखकर नंदिनी के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब दोनों मिलकर एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और श्राद्ध के दिन शुरू होते हैं। नंदिनी के पास सास की बहन का फोन आता है। बहू, पता है ना, श्राद्ध शुरू हो गए। जी मौसी जी, मुझे पता है। तो फिर सास का पहला श्राद्ध कब करोगे? पंडित जी से बात की? कोई तैयारी की? मौसी जी, मैं कल ना पंडित जी के पास चली जाऊंगी। ठीक है, बात करके सब अच्छे से तैयारी करना। हाँ, किसी भी रीति रिवाज में कमी नहीं रहनी चाहिए। नंदिनी मौसी सास की बात पर तो हाँ बोलकर फोन काट देती है, लेकिन फिर रीति रिवाज और श्राद्ध के बारे में कुछ पता ना होने की वजह से दोबारा टेंशन में आ जाती है। शाम को दिलीप के घर वापस आते ही उस पर अपने सवालों की बारिश शुरू कर देती है। आज मौसी जी ने फोन करके मम्मी के श्राद्ध के बारे में बोला। हाँ, मुझे याद है। तुम पंडित जी से बात कराओ, बाकी फिर वैसे ही तैयारी कर लेंगे। वो तो मुझे पता है, लेकिन मौसी जी ने साथ में रीति रिवाज के बारे में भी बोला, और इस घर के किसी भी रिवाज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो, इतना सोचने की जगह जैसा पंडित जी बोले वैसा कर लो, सब सही होगा। अगले दिन दिलीप के ऑफिस जाते ही नंदिनी घर के बाकी सब काम छोड़ पंडित जी के पास जाती है, जो उसे श्राद्ध करने की तारीख के साथ क्या और कैसे करना है सब कुछ अच्छे से समझा देते हैं। घर वापस आते ही नंदिनी मौसी सास को फोन करती है। मौसी जी, 2 दिन बाद मम्मी का श्राद्ध रखा है। ठीक है, आ जाऊंगी। और पहला श्राद्ध है, इसलिए पूरे परिवार को बता देना। सब साथ में पूजा करेंगे तो दीदी को अच्छा लगेगा। मौसी के कहे मुताबिक नंदिनी सबको इन्फॉर्म कर पूजा की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन बाद पूरा परिवार उनके घर इकट्ठा होता है और देखते ही देखते सबके बीच ग्रह युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे नंदिनी और दिलीप की परेशानी कम होने की जगह बढ़ जाती है। तुमने तो बोला था कि परिवार इकट्ठा होगा, सबके साथ काम कैसे निपट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ पता नहीं और परिवार तो यहाँ आ चुका है, इसलिए जो भी है अब इनके वापस जाने तक तो हमें सहना ही पड़ेगा। रही बात काम की, तो मैं हूं ना। तुम ना बस परिवार संभाल लो, काम मैं देख लेती हूँ। दिलीप परिवार वालों की गुत्थम गुत्थी और मामला संभालते हुए सबको शांत करता है, जिसके बाद सब पूजा करने बैठते हैं। बोलो भला, श्राद्ध वाले दिन इंसान की पसंद का खाना बनता है और भाभी को खीर जान से ज्यादा पसंद थी, पर बहू तुमने तो वो बनाई ही नहीं। वो एक्चुअली मुझे खीर बनानी नहीं आती, कुछ खराब हो जाता तो बहुत नुकसान होता, इसलिए नहीं बनाई, लेकिन बाजार से मंगवाई है, कुछ देर में आ जाएगी। ऐसी तो आजकल की लड़कियां हैं जिन्हें सास की खुशी से ज्यादा नुकसान की चिंता है, जो खीर तक बाजार से मंगवाती है। मौसी जी, मम्मी की खुशी को याद रखते हुए नंदिनी ने खीर का ऑर्डर उनकी पसंदीदा मिठाई की दुकान पर दिया है। अरे बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे? माफ करना मौसी जी, लेकिन आज पूरे परिवार का खाना बना है और ऐसे में प्रैक्टिस के चलते मैं इतने सारे लोगों के लिए खीर बनाती और अगर जरा भी गड़बड़ हो जाती तो बहुत खाने का नुकसान होता ना, जो अच्छा नहीं होता। नंदिनी की बात को इग्नोर करते हुए मौसी चुप हो जाती है, जिसके बाद सब पूजा करते हैं और कुछ देर बाद खाना खाने बैठते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी शांति नहीं रहती। वो कभी खाने में कमी निकालना तो कभी किसी चीज की फरमाइश करना शुरू कर देते हैं।
आखिर ये लोग माँ के श्राद्ध की पूजा के लिए आए हैं या बस ये गलत है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं, ये चाहिए वो अच्छा नहीं, ये सब बोलने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ श्राद्ध की पूजा हो रही है या इनकी पार्टी। जिस हिसाब से कमियां निकाल कर भी उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं ना, इनकी तो पार्टी ही लग रही है। बस भगवान करे अब और कोई ड्रामा ना हो। दोनों पति पत्नी इसी उम्मीद के साथ मेहमानों को खाना परोसते रहते हैं। कुछ देर बाद ही मौसी सास का चिल्लाना शुरू हो जाता है। हे भगवान, सब इधर आओ, ये देखो, दीदी की तस्वीर के आगे रखी पूजा की पूड़ी पर चींटियां घूम रही है। बहू, तूने दीदी की मनपसंद खीर पूजा में नहीं रखी ना, इसीलिए नाराज हो गई हमारी दीदी। मौसी, आप सबके मन में इस तरह के अंधविश्वास मत भरो। अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। पहले तेरी पत्नी ने घर आते ही हमारी भाभी को ऊपर पहुंचा दिया और अब उनकी आत्मा को भी शांति से नहीं रहने दे रही। इसी के साथ एक एक कर घर में सब अपनी राय देने लगते हैं, जो कुछ ही देर में एक बड़े मुद्दे का रूप ले लेता है, जिसमें सबकी बात और इल्जाम घूम फिर कर नंदिनी या दिलीप पर ही आते हैं। बस करो, आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या हो? खुद तो एक दिन भी लड़ाई किए या किसी पर इल्जाम लगाए बिना रह नहीं सकते, तो फिर किस हक से दूसरों को बुरा बोल रहे हो? वो बेचारी जिस दिन से इस घर में आई है सबको खुश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन आप सब उसे टारगेट करने के अलावा कुछ नहीं करते। मौसी जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि मम्मी नंदिनी से ही गुस्सा है, क्योंकि अभी आप लोगों की हरकतें भी कोई प्यार करने के लायक नहीं है। दिलीप को पहली बार इतने गुस्से में और चिल्लाते देख मौसी के साथ पूरा परिवार चुप हो जाता है। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोलिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मम्मी के लिए मेरे या दिलीप के प्यार पर उंगली मत उठाइए। माफ करना पर यकीन नहीं होता, एक ही परिवार में लोगों के बीच इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है? सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं, सबको दूसरों में कमियां निकालनी है। क्यों? रही बात चींटियों की, तो बस वो तो पूड़ी पर रखी चीनी ले जा रही हैं। आखिर उन्हें भी तो अपने खाने का इंतजाम करना है। नंदिनी और दिलीप की बातें सुन परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सबको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती ना मानने का गुरूर उन्हें आगे कुछ भी बोलने से रोकता है, जिसके चलते धीरे धीरे सब चुपचाप उठकर अपने घर जाने लगते हैं। अरे सारे कहाँ उठकर चल दिए? बेशर्मो, अब भी तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं आई कि एक सॉरी बोल दो? हमने बहू को न जाने कितना परेशान किया, फिर भी उसने पलट कर किसी को कुछ नहीं बोला। नंदिनी, हमें माफ करना, इस साल तो हमारी वजह से सब खराब हो गया, पर वादा करती हूँ अगले साल सब इस परिवार का नया रूप देखेंगे। फिर मैं भी वादा करती हूँ कि अगले साल सबको अपने हाथ की बनाई बढ़िया खीर खिलाऊंगी।